ओके बेटा, क्लास अपनी कंटिन्यू करते हैं। CBSE चैप्टर 5 चल रहा था बेटा, और उस चैप्टर 5 में यानी लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर कंटिन्यूटी में था। उसमें हम पढ़ रहे थे फ्रिक्शन, और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फर्स्ट टॉपिक था अपना एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और उसके बाद पढ़ा था एंगल ऑफ रिपोज, और इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। इसके बाद आज हम बात करते हैं कि जो फ्रिक्शन है इसके एडवांटेज भी हैं बेटा और इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो हम दोनों को अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसिटी, यानी आप ऐसे कह सकते हैं फ्रिक्शन इज ए नेसेसिटी, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। बेटा आज हम बात करते हैं एडवांटेज की। तो बेटा सबसे फर्स्ट एडवांटेज है कि हम इस फ्रिक्शन की वजह से ही चल पाते हैं या दौड़ पाते हैं। जो रनिंग करते हैं या हम मूव करते हैं उसका कारण क्या है? फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे। इसका कारण क्या है बेटा? मान लो ये कोई अर्थ सरफेस है, और इस अर्थ सरफेस पर जब कोई व्यक्ति चलता है, इसका मतलब वो क्या करता है? जब चलता है तो वो अपने पैर से बेटा क्या करता है? इस जमीन को या इस सरफेस को पीछे की तरफ धक्का मारता है, यानी इधर ये फोर्स लगाता है बेटा, इस डायरेक्शन में ये क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो फोर्स है इससे इधर इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिसको आप स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन कह सकते हैं। और इसी फ्रिक्शन की वजह से हम क्या कर पाते हैं? मूव कर पाते हैं। कारण क्या है इसका? जैसे मान लो ये क्या है बेटा? फोर्स है। तो मैंने क्या बोला? इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? F, और अगर इस डायरेक्शन में F होगा, अगर इसके हम कंपोनेंट डिवाइड करें, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये बेटा क्या आ जाएगा? F cos थीटा, और ये हो जाएगा F sin थीटा। अगर ये थीटा इक्वल है तो ऐसी कंडीशन में, या मान लो ये थीटा हो और ये थीटा होगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो जो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट होता है बेटा F cos थीटा, इसी की वजह से हम चल पाते हैं। यहाँ पर हमारी पैर और जमीन के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है वो फ्रिक्शन का कंपोनेंट होता है F cos थीटा, और जो F sin थीटा होता है ये बैलेंस करता है किसको बेटा? जो रिएक्शन फोर्स होता है, या अपन उसको लिखते थे R से, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर, यानी इसका दूसरा एडवांटेज। तो भैया इसका सेकंड जो एडवांटेज है वो ये है कि जितने भी अपने पास व्हीकल हैं, जितने भी व्हीकल हैं उनके जो ब्रेक होते हैं, क्या होते हैं बेटा? जितने भी व्हीकल होते हैं उनके जो ब्रेक्स होते हैं वो भी किस पर काम करते हैं? फ्रिक्शन पर काम करते हैं। और अगर तीसरा बात करें तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारी मशीन होती हैं, उन मशीन के पार्ट्स को घुमाने के लिए यहाँ पर एक रबड़ का बेल्ट होता है। ये बेल्ट भी फ्रिक्शन की वजह से ही घूम पाता है, और इसी वजह से ये पार्ट मूव कर पाते हैं। यानी मशीन्स के पार्ट्स को मूव करने के लिए एक बेल्ट यानी पुली और बेल्ट की सहायता से उसे घुमाया जाता है। इसका कारण क्या है बेटा? फ्रिक्शन है। और एक आप ऐसे कह सकते हैं कि हम जो भी लिख पा रहे हैं किसी पेन से या किसी पेंसिल से, बेटा पेन या पेंसिल से जो लिख पा रहा हूं मैं, इस चौक से इस बोर्ड पर मैं लिख पा रहा हूं, तो इसका कारण क्या है बेटा? फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन के एडवांटेज बहुत सारे हैं। आप एडवांटेज की बात करें तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसिटी, यानी एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अब बात आती है डिसएडवांटेज। कहता बेटा डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। देखिए डिसएडवांटेज भी है इसकी, ऐसी बात नहीं, बट हम यदि कंपेयर करें तो ये जो फ्रिक्शन है ये हमारे लिए एडवांटेज इसके ज़्यादा है कंपेयर टू डिसएडवांटेज।
इसलिए फ्रिक्शन हमारे जीवन का, हमारी लाइफ का एक मुख्य पार्ट है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसिटी। अब अपन बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि जो वियर एंड टियर ऑफ मशीनरी इज ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी वियर एंड टियर, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि जो अपने पास मशीनरी है, कोई भी मशीनरी, उसके वियर एंड टियर यानी उसके मूव करने से उसमें क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। ये समझ लेना आप। तो अगर ये फ्रिक्शन अगर क्रिएट होता है तो क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज वेस्टेड इज ओवरकमिंग फ्रिक्शन एंड द एफिशिएंसी ऑफ मशीन डिक्रीज कंसिडरेबली। यानी इससे क्या होगा, जब पार्ट एक दूसरे पर क्या करेंगे बेटा, फ्रिक्शन करेंगे, तो इससे क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस होगा और वो भी किसकी फॉर्म में बेटा, हीट की फॉर्म में। थ्योरेटिकल है सर। इसलिए क्या होगा, उस मशीन की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। और आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम बात करें कि जो रिलेटिव पार्ट्स होते हैं उनमें जब मोशन होता है तो ऐसी कंडीशन में हीट क्रिएट होती है। मैंने बोला किसी मशीनरी में जो रिलेटिव पार्ट्स होते हैं जिन पर रिलेटिव मोशन होता है तो उनमें फ्रिक्शन होता है और उस फ्रिक्शन की वजह से हीट क्रिएट होती है, जिससे उसके किसी पार्ट्स के खराब होने का या लॉस होने का डर बना रहता है। तो ये तो बात थी बेटा हमारे लिए किसकी, डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज कोई खास नहीं, लेकिन अब बात आती है बेटा कि हम इनके फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं। तो अब आता है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग। अगला टॉपिक है बेटा मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। हमारे पास मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, सबसे पहला बाय पॉलिशिंग, यानी वे पार्ट जो रिलेटिव मोशन करते हैं जिनमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है, आप उनके बीच में पॉलिश करके फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यानी आप उसकी सरफेस को स्मूथ बना करके आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। दूसरा है लुब्रिकेशंस। लुब्रिकेशंस यानी उन दो सतह यानी सरफेस के बीच में आप किसी प्रकार का ऑयल, ग्लिसरीन या आप किसी और प्रकार की रिपेयरिंग करके उनके बीच में किसी लिक्विड को डाल करके आप उस फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। दूसरा है स्टीमलिंग। स्टीमलिंग का मतलब उसको एयर के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। जैसे कार है, उसको कार को आगे से ऐसा बनाया जाता है कि उसके द्वारा जो एयर है उसकी वजह से उस पर ज्यादा फ्रिक्शन ना हो, तो आप उसकी शेप या साइज अकॉर्डिंग टू एयर या अकॉर्डिंग टू लेस ऑफ फ्रिक्शन की बना सकते हैं। यूजिंग बॉल बियरिंग। आप जानते हैं कि आपने एक वो सुना होगा बेरिंग जिसको बोलते हैं, तो छोटी छोटी बॉल होती है स्टील्स की, और हम जानते हैं कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो मोर मच लेस देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। तो आप क्या कर सकते हैं कि बॉल बियरिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। अगला है यूजिंग एयर क्रॉशन, मतलब आप दो सरफेस के बीच में एक एयर की लेयर बना करके आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो ये तो थे बेटा एयर को उसको फ्रिक्शन को कम करने के तरीके। अब हम बात करते हैं अगले में, जो अगला टॉपिक है वो है बेटा हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है बेटा, अगला है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगला है सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसा बेटा आप जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स समझिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, समझते चला बेटा, तो जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो बेटा क्या होता है, एक फोर्स होता है जिसे वर्चुअल फोर्स बोलते हैं। यानी ऐसे आप सोच लो कि अगर हमारे पास ये कोई कार है और इस कार में ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है और ये ए कोण से या ए एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, तो इस पर एक एक्सीलरेशन इधर लगता है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल एक्सीलरेशन, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स होगा जिसको बोलेंगे F बराबर ma, यानी अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे बेटा जब ये सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन होता है, इसकी वजह से
इसके इस डायरेक्शन में, समझते चलना, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है और इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। समझना बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो इसके मोशन को कैरी करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, इसके सेंटर की ओर यानी अकॉर्डिंग टू रेडियस या अलोंग टू रेडियस एक एक्सेलरेशन लगता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और वो होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है AC = v²/r। या इसको बेटा कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, या ऐसे लिख दो r⍵²। ठीक है बेटा, क्योंकि v क्या होता है, ओमेगा r⍵²r², तो ये होता है r⍵²। यहां पर क्या है बेटा, ये r क्या है, v क्या है, r तो है बेटा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और v ये है बेटा क्या, लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा बेटा एंगुलर वेलोसिटी, राइट बेटा। और अगर ये एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स F आ जाएगा मास अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ये हो जाएगा मास इनटू ए का मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा बेटा F इनटू v²/r। तो ये होता है बेटा हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, अलोंग टू रेडियस और टुवार्ड्स द सेंटर, राइट बेटा। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग टू रेडियस या टुवार्ड्स द सेंटर। तो ये हमने पढ़ा बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है बेटा सर्कुलेशन। इधर समझे आप, ये जो टॉपिक है इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। और ये है बेटा सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार, सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। समझना बेटा इसको, ये है हमारे पास सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड, यानी एक सर्कुलर पाथ होगा, उस सर्कुलर पाथ पर एक कार मोशन में होगी और रोड कैसा होगा, लेवल, यानी कोई भी उसका एज ऊपर या नीचे नहीं होगा, लेवल रोड होगा। इसको देखो कैसे समझना है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है वो आप देखिए। सबसे पहली बात तो ये है, देखने का ध्यान से, अगर हमारे पास इस टाइप में ये क्या है बेटा, ये कोई रोड है, ठीक है ना, कैसा है, सर्कुलर, कैसा है, सर्कुलर, लेकिन ये प्लेन है, यानी कोई भी एज ऊपर और ये नीचे नहीं है, प्लेन है, जैसा कि अपने नॉर्मली मिलता है। लेकिन अगर अपन स्टैंडर्ड वैल्यू पर देखें जैसे नेशनल हाईवे पर, तो प्लेन नहीं मिलेगा, सर्कुलर रोड का एक एज क्या होगा बेटा, राइजिंग होगा, किससे, कंपेयर टू लोअर एज। पर यहाँ पर हमने लिया है प्लेन। और अगर हम इस प्लेन की बात करेंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर हमारे पास एक कार है, क्या है बेटा, कार, ये प्लेन रोड है, अगर कार इस पर जब मोशन कर रही है तो अपन इसको देखो ऐसे बना दे, सिंपल, कैसे बना सकते हैं वो आप इधर देखिए।
समझना बेटा इधर ध्यान से। अगर ये हमारे पास क्या है बेटा, ये कोई कार है, ठीक है बेटा। अगर ये कार जो है इस लेवल रोड पर यदि मोशन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में बेटा क्या होगा, अगर इसकी सबसे पहले देखो इसका वेट किधर होगा, इधर ये होगा W=mg, और इधर क्या होगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। क्या होगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है बेटा, स्मॉल r। तो देखिए इस पर क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिए, इसके पहिए और इस रोड के बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन किधर किस डायरेक्शन होगा, इसको सेंटर की तरफ होगा। समझते चलो, इसको मैं लिख देता हूं Fs, और इस पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो होता है mv²/r। तो सुन लें आप बेटा, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv²/r, इसके इक्वल एक केंद्र यानी सेंटर की तरफ फोर्स होगा जिसको बोलेंगे क्या बेटा, उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी वैल्यू कितनी होगी, mv²/r। इसका मतलब उस सेंट्रीपिटल फोर्स की पूर्ति कौन कर रहा है, यानी इस वाली कार को सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है, किससे मिल रहा है, Fs, फ्रिक्शन से, स्टैटिक फ्रिक्शन से, राइट बेटा, किससे मिल रहा है, Fs से। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं, सबसे पहली कंडीशन आप यहां बता सकते हैं, इन बैलेंसिंग कंडीशन सबसे पहले आएगा यहां पर R=mg, R=mg, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे बताइए कि अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता, ऐसी कंडीशन में इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स 0 हो जाता और ये केवल क्या होता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता, जिससे ये कार बाहर की तरफ फिसल जाती, बाहर चली जाती। अगर इसको सही वे में आपको मोशन देना है ताकि ये सेंटर से बाहर न जाए या पलटे नहीं, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है Fs, इसकी वैल्यू या तो इसके बराबर हो या फिर इससे ज्यादा हो। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि एक सेफ ड्राइव के लिए, किसके लिए बेटा, एक सेफ ड्राइव के लिए आप ये लिख सकते हैं कि Fs बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। और बेटा आप जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर होता है μsr इज ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। तो यहां से r की वैल्यू क्या है बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट mg, तो ये हो जाएगा μsmg इज ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। m से m कैंसिल, ये आ गया μs r के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो rg इज ग्रेटर देन इक्वल टू v²। जैसे ऐसे लिखा जा सकता है v² लेस देन इक्वल टू μs/rg, मतलब v बराबर हो जाएगा यहां से, कैसे हो जाएगा, v इज लेस देन इक्वल टू √μs/rg। इसका मतलब अगर आपको सेफ ड्राइव करना है, बिना किसी घटना के अगर आपको ड्राइव करना है, तो वेलोसिटी की वैल्यू √μs/rg से क्या होनी चाहिए बेटा, या तो कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, यानी लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए। यानी v का मान या तो इससे कम या इसके बराबर, तो अधिक से अधिक कितना कर सकते हो, बराबर। तो आपका मैक्सिमम आ जाएगा कि v मैक्सिमम इक्वल टू √μs/rg। मतलब आप अगर आपको सर्कुलर पाथ की रेडियस पता है और आपको फ्रिक्शन पता है μs की वैल्यू, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आप अपनी सेफ ड्राइव के लिए कार की मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने v की वैल्यू इस v मैक्सिमम से ज्यादा कर दी तो μs लेस देन हो जाएगा, तो लेस देन हो जाएगा ये फोर्स जो इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये ज्यादा हो जाएगा और कार आपकी सड़क से बाहर चली जाएगी, अर्थात पलट जाएगी, केंद्र से दूर चली जाएगी। इसलिए मैक्सिमम आप किसी लेवल रोड पर अगर r की वैल्यू पता है तो आप मैक्सिमम स्पीड पता कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा स्पीड आप बढ़ाओगे तो आपकी कार पलट जाएगी, राइट बेटा। तो इस प्रकार हमने पढ़ा सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। इसके बाद आता है कि सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड।
अब हम अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे बेल्ट, जो कि स्टैंडर्ड वे होता है। स्टैंडर्ड वे का मतलब है कि जो नेशनल हाईवे होते हैं उन पर जब हम किसी कार को मोशन देते हैं सर्कुलर पाथ पर, तो आपको पता होना चाहिए कि जब इस पर कार गति करेगी तो इसका बाहर वाला किनारा अंदर वाले किनारे की अपेक्षा थोड़ा उठा हुआ होता है। जब हम किसी नेशनल हाईवे पर चलते हैं जहां पर सारे मानकों को ध्यान में रखा जाता है, तो जब हम कार को किसी मोड़ पर ले जाएं तो आपने देखा होगा कि सड़क का बाहरी किनारा उठा हुआ होता है, किससे? अंदर वाले किनारे से, यानी जो इनर कोज होती है उसकी रेस्पेक्ट में जो आउटर एज होती है वो कुछ ऊपर उठी हुई होती है, उसी को हम कहते हैं बैक रोड। क्या कहते हैं? बैक रोड। तो बैक रोड पर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा।